सबसे पहले तो व्यास साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। ये सम्मान आपको किस दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है और आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये मैं पुरातत्व में काम कर रहा हूँ। 1900 ऐसा कहना चाहिए कि मैं जब रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ, तो 2009 में हुआ था। उसके पश्चात मैं क्या करूँ, तो मेरे सामने एक समस्या थी। फिर मुझे मन में लगा कि क्यों ना मैं यही काम करूँ जो पुरातत्व के क्षेत्र में जो काम कर रहा हूँ उसको प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि वाकणकर जी मेरे गुरु थे। उन्होंने कहा तुम किसी भी हालत में रहो, लेकिन शैल चित्रकला और पुरातत्व को छोड़ना मत, वो करते ही जाना आगे तक। जब तक तुम कर सकते हो तो करना उसको। व्यास साहब, वाकणकर जी की बात जब हम करते हैं तो 1957 में उन्होंने भीमबेटका की खोज की है ना? और उसके बाद उसका उत्खनन कार्य जब हुआ तो उसमें आप उनके सहयोगी थे। तो ये आपके लिए भी गौरव की बात है और हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए भी गौरव की अनुभूति हो रही है। बताएं उन क्षणों के बारे में जब आप वाकणकर जी के साथ थे और उत्खनन का कार्य शुरू हुआ, क्या-क्या उसमें से निकला, कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं? ये भीमबेटका की जो खोज है डॉक्टर वाकणकर साहब ने 1957 में की थी। ये खोज एक एकाएक हुई थी। कारण ये था कि जब वो किसी काम से नागपुर जा रहे थे तो अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। तो कुछ देर के लिए रुकी थी, तो वहाँ पर उतरे। तो उन्होंने देखा सामने पहाड़ पर बड़े बड़े पत्थर जैसे बोल्डर दिख रहे हैं, हो सकता है किला हो या कुछ हो। तो ये सोच के मन में उत्कंठा थी उनको। तो उन्होंने क्या किया कि जो अगला स्टेशन था बरखेड़ा, वहाँ उतर गए। अगले दिन सुबह वो उसकी जो डायरेक्शन था चट्टानों का, वहाँ जाते गए। तो वहाँ जाने के बाद देखा, बड़ा आश्चर्य करे कि इतनी विशाल चट्टानें और गुफाएं बनी हुई हैं और उसमें चित्र बने हुए हैं। तो बाई चांस क्या, वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर था बाबा जी का। तो शालिग्राम दास जी उसके वो थे, पुजारी थे। तो जब उनसे भेंट हुई तो उनने अपना प्रयोजन बताया वाकणकर जी ने कि मैं शैल चित्रकला पर काम करता हूँ। तो बाबा जी बहुत खुश हुए। तो उन्होंने वाकणकर जी को पूरे चित्र बनाए। तो जब वो भोजन का समय हुआ तो बाबा जी ने उनसे कहा कभी खाना खा लो। तो वाकणकर जी ने कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी भोजन है अपना। तो बोले आपसे खा लिया था और कैसे आप भोजन आया? तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिए। तो बाबा जी को वो झील के किनारे ले गए, एक नाला था वहाँ। तो उन्होंने क्या किया, जब आ रहे थे तो उन्होंने रेत के नीचे आलू दबा दिए थे। आलू दबा दिए और उस पर आग लगा रख दी ताकि आलू भुन जाए। नमक वगैरह सब साथ रखते थे। तो बोले ये मेरा भोजन है। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए कि क्या बात है। तो उन्होंने जब से वो वाकणकर जी का नाम आलू महाराज जी कह दिया। तो वो हमेशा आलू महाराज जी कह रहते थे। तो वाकणकर जी का ऐसा मानना था कि इतनी बड़ा स्थल पुरातत्व का है, जिसमें शैल चित्र है, हजारों लाखों वर्ष पुराने अवशेष मिलते हैं, तो जरूर है आदि मानव की सभ्यताओं का विकास अवश्य मिलना चाहिए। यह सोच उन्होंने एक प्लान बनाया उत्खनन का। तो 1972 में उन्होंने उत्खनन प्रारंभ किया। जनवरी में हम लोग उनके साथ गए और वहाँ कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं डिप्लोमा आर्कियोलॉजी दिल्ली से करके आया था, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया। तो उन्होंने कहा अब तुम मेरा असिस्टेंट बनो और तुम मेरे साथ यहाँ काम करो। क्योंकि घना जंगल था, जानवरों की भरमार थी, चप्पे चप्पे पर वहाँ बड़ा खतरा था। तो बाबा जी वहाँ थे, वो बड़े उत्साही थे, वो उत्साह दिलाते रहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ हैं। तो 3 दिन हम बाबा जी की गुफा में वहाँ रुके, रात को अंधेरे में, ठंड का समय। लेकिन क्या करें, एक मन में उत्सुकता होती कि हमें काम करना है। तो उन्होंने वाकणकर जी ने फिर वहाँ पर उत्खनन प्रारंभ किया। हम 3 दिन उनकी गुफाओं में रहे, जो पत्थरों की प्राकृतिक थी। और वो हमें वो मसूर की दाल उबाल के और मोटे टिक्कड़ खिलाया करते थे और घी डाल के हमें वो खिलाते थे। तो इस प्रकार हम लोगों का चलता। तो उत्खनन जब उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने पहले सब देखे हमें कहाँ करना चाहिए। तो उन्हें देखा जहाँ हैबिटेशन ज़्यादा होता है वहाँ उत्खनन करना चाहिए। तो उन्हें सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसे वाकणकर जी उसे ऑडिटोरियम या सभागृह कहते थे। वाकणकर साहब की विशेषता थी, जो जैसे राग देखते, चट्टान रखते थे, उसका उसी हिसाब से नाम रख देते। तो बहुत विशाल सबसे बड़ी गुफा थी, जो एक सभागृह जैसी दिखती है। एक बड़ी चट्टान वहाँ गिरी हुई थी, वो ऐसा लगता है जो प्राकृतिक स्टेज बनी हुई हो। तो वहाँ से कुछ कि वो कहते हैं आदि मानव बोलता होगा, ये तो एक उन्होंने एक बात बताई थी। लेकिन वहाँ उन्होंने उत्खनन प्रारंभ किया। तो उत्खनन में हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़ी, कहना चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर उसमें निकली कि लाखों वर्ष पुराने आदि मानव के पत्थर के हथियार से लगा के जो कहना 15वीं-16वीं शताब्दी तक के जो अवशेष लगातार क्रमबद्ध वहाँ उत्खनन में मिले। सबसे नीचे कुछ ऐसे टूल्स मिले जो आदि मानव प्रारंभ में बनाए थे। वो क्या गोल पत्थर के होते थे, उसको काट काट के वो धारदार बनाते थे और शिकार करते। उसके बाद वो उत्खनन में कुछ गैप मिले, कुछ नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे वहाँ उनको
वो टूल्स मिलना चालू हुए। टूल्स का जब कहना चाहिए कि पाषाण काल था, पाषाण काल जब समाप्त होता है तब ताम्रस्म काल चालू होता है। तो उस समय भी वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले, जिनके ऊपर जो डिज़ाइन है वो वैसी मिलती थी जैसे ताम्रस युग में मिलती हो, जैसे हिरण वगैरह का अलंकरण है या कोई अन्य फूल पत्तियाँ, ऐसी चीज़ें उनको मिली। उसके पश्चात जो ऊपरी ऐतिहासिक युग की जो चीज़ें मिली उसमें कई ऐसी चीज़ें मिलती। कुछ उसमें एक सिक्का था जिसे हम पंचमार कॉइन कहते हैं, सबसे ऊपर मिला, वो इतिहास युग का कहलाता है। ऐसा पंचमार सिक्का जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ चलते थे, उसे कारसापण भी कहते थे, पन भी कहते थे और निष्क भी कहते थे। तो वैसा जब उत्खनन का कार्य हुआ तो तकरीबन कितना लंबा चला है उत्खनन का कार्य, और उसके बाद क्या आपने उस समय सोचा था या फिर वाकणकर जी ने उस समय ये सोच लिया था कि ये जो स्थल को हमने खोजा है, जिस पर उत्खनन कार्य किया है, वो आगे चलकर एक वर्ल्ड हेरिटेज का रूप ले लेगा? बिल्कुल सही बात सोची आपने, वो बहुत अच्छी बात है। उनका विचार यही था कि इतना बड़ा स्थल है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलना चाहिए। उनके साथ ने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया, करीब 10 किलोमीटर का एरिया था जो हमने सर्वे किया। उसमें सैकड़ों रॉक पेंटिंग हमें देखने मिले, कई चित्रित शैलाश्रय भी थे, कुछ सरफेस के ऊपर ऐसे फाइंडिंग भी मिले जो आदि मानव ने पत्थर के रूप में काम मिले। कुछ कुछ जगह हमें शवागार भी मिले जहाँ पुराने समय में कैसे शव को दफनाया जाता था। ऐसे पता चला कि जैसे कोई शव को जलाना होता था, थोड़ा जला देते, फिर मिट्टी डाल के उसको गाड़ के रख देते। तो इस प्रकार की ऐसी चीज़ें वहाँ हमें अद्भुत तरह की चीज़ें मिली। तो सर्वे करने पे पता चला हमें कि वहाँ कई तरह के शैल चित्र हैं जिसके अंदर तत्कालीन समय की जनजीवन या उस समय की झांकी है, किस प्रकार का पहनावा आता, कैसे शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की कई चीज़ें हमें देखने को मिली। साथ साथ भी हमें जानवरों की जानकारी मिलती है। आज वर्तमान समय में इतने हम जानवर देखने को नहीं मिलते हैं, हालांकि वाइल्ड लाइफ एरिया है। तो उस समय ऐसे जो पेंटिंग जो देखे हमने, उसमें गेंडे बने हैं, भैंसे बने हैं, ऐसे कई जानवर बने हैं जो वर्तमान में लुप्त हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना घने जंगल थे तो वहाँ ये जानवर रहते होंगे तभी, क्योंकि कलाकार जो थे, जो मन की अभिव्यक्ति थी वो करते थे। तो उन्होंने जब ये गेंडा देखा होगा या जंगली सुअर देखा होगा या भैंसा देखा तो उसकी आकृति वहाँ बना दी। अब मन की भावना, कुछ भाषा या कोई लिपि तो थी नहीं, तो मन की भाषा वो कैसे व्यक्त करें। तो कलाकार मन था तो उन्होंने पेंटिंग बना दिए, युद्ध के दृश्य देखे तो युद्ध के बना दिए, शिकार के बना दिए, नृत्य के बना दिए, कई चीज़ें उसमें बना दी थी। तो उससे पता चलता है कि उस समय के जनजीवन में किस प्रकार की चीज़ें थी। यदि हम वर्गीकरण भी करें इनके तो पता चलता है यहाँ युद्ध के भी दृश्य है, खान पान संबंधित भी है, और ये शिकार के दृश्य भी है, और मानव जीवन के कई पहलू उसके अंदर हमें देखने मिले। विशेष रूप से हम जो विकास देखते हैं शस्त्रों का, तो उसमें ढाल भी मिलती है, तलवार भी मिलती है, तीर कमान भी मिलते हैं। लेकिन ताम्रस्म युग के जो शस्त्र वस्त्र थे उसमें ऐसा लगता है जैसे हड्डियों के औजार बने हों, जिसे हारपून भी कहते हैं, क्योंकि शिकार के समय ये जानवर को ये मारते हुए मनुष्य को बताया गया। वैसा मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये भीमबेटका जो स्थल है वो विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। ये कब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में आया? हाँ जी, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको संरक्षित किया। जब इसकी प्रसिद्धि चारों ओर हो गई, पूरे विश्व में हो गई, तो ये आवश्यक था ऐसी साइट को संरक्षित करना। यदि नहीं करते तो यहाँ के चित्र मिट जाते, पुरानी चीज़ें अवशेष नष्ट हो जाते। तो हम लोगों ने प्रयास किया, तो 1980 में हमने इसे पूरा संरक्षित करा लिया। करीब 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें वाकणकर साहब ने उन पहाड़ियों के निशान बना दिए थे। 5 पहाड़ियाँ बनाई, उनके सब डिविजन्स बनाए और उनके नंबरिंग की। ऐसे करीब उस समय हमने 650 रॉक शेल्टर्स देखे थे, जिसमें अधिकतर में पेंटिंग थे। लेकिन जब बाद में रिसर्वे हुआ तो करीब 1000 रॉक शेल्टर्स मिले, जिनका अभी पूरे डॉक्यूमेंटेशन करना बाकी है। जब इतनी प्रसिद्धि हो चुकी तो विश्व वर्ल्ड प्री हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इतना बड़ा स्थल है विश्व का सबसे बड़ा, तो वर्ल्ड हेरिटेज में लेना चाहिए। तो ये प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज ऐसी चीज़ें होती है कि हर देश की एक अपना कला का प्रतिनिधित्व करती है, उसके नाम से जाना जाता है। जैसे खजुराहो है, सांची है, दुनिया में कहीं नहीं है, उस प्रकार चीज़ें नहीं है, तो वहाँ की एक विशेषता है। वैसे आदि मानव की सभ्यताओं का ये स्थान है, वो महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये जो सामने स्थित यही, तो वो प्रपोजल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भेजे और उसकी मंजूरी मिली, और जुलाई 2003 में इसको विश्व धरोहर के अंदर लिया गया। हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब से ये विश्व धरोहर के रूप में सामने आई है भीमबेटका, इसकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी है, और इससे और भी संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन कौन से स्तर पर अभी काम किया जा रहा है? चूँकि आप ASI से सेवानिवृत्त हुए हैं और आप अभी भी सक्रिय हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए, आपने क्या विकास देखा है इस क्षेत्र का? मैंने यहाँ देखा है कि पूरा जो
ये विश्व के अंदर इतने प्रसिद्ध हो गई है ये साइट कि पूरे विश्व के लोग यहाँ आने लगे। प्री हिस्टोरियन जो आदि मानव की सभ्यताओं में काम करते थे, फ्रांस के भी थे, जर्मनी के थे, स्पेन के भी थे, अमेरिका के भी थे, कई लोग यहाँ के जो देखने लगे, आश्चर्य करने लगे कि इतने सुंदर स्थान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यदि विदेशों में हम देखते हैं तो रॉक शेल्टर बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। एक तो जैसे एक यहाँ पर होगा तो एक किलोमीटर दूर पे होगा, लेकिन यहाँ एक सीरीज है। तो वो कहते हैं यहाँ तो हमें बरसों लग जाएंगे इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने में। तो इसकी पॉपुलैरिटी प्रसिद्धि इसलिए हो गई कि एक स्थान पर पूरी हम सभ्यताओं का विकास एक से साथ देख सकते हैं। और चूंकि जब ये प्रारंभिक समय से पाषाण युग, उत्तर पाषाण काल से यहाँ पेंटिंग मिलने शुरू हुए, वो 15वीं-16वीं शताब्दी तक चलते रहे। उसके बाद यहाँ के जो निवासी थे आसपास गाँव में बस गए, जो आदिवासियों के रूप में थे। तो लेकिन वो कला की जो परंपरा है, स्टाइल या उसकी शैली बदल गई, लेकिन परंपरा समाप्त नहीं हुई। जब समाप्त हो जाते 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो यह गाँव के अंदर जो लोग रहते थे अपने दीवारों पर वैसे ही चित्र बनाते थे जो रॉक शेल्टर्स में बने हैं। जैसे दृश्य, नृत्य के दृश्य होते हैं, पूजा पाठ के भी होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी बनावट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कुछ ज्यामितिक शैली ऐसी आ जाती है, उसमें यहाँ चित्र मिलते हैं, लेकिन विषय वस्तु जो पुरानी थी वो यहाँ पर भी। अच्छा, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि अब इसको और भी सुलभ बनाने के लिए, ताकि दर्शक इसको आसानी से देख सकें और उसके बारे में जान सकें, इसके लिए भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहाँ की पहुँच आसान हो, क्योंकि अभी वहाँ जाना थोड़ा सा कठिन लगता है। हाँ, चूँकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब संरक्षण किया उसके पश्चात जन सुविधा के लिए कुछ काम किए। तो मध्य प्रदेश शासन ने वहाँ जो मुख्य रोड है वहाँ से भीमबेटका तक की एक सड़क बनवा दी है, जो महत्वपूर्ण समूह है। तो वो पक्की सड़क बनी, तो लोग वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं और अपने वाहनों से भी जा सकते हैं। और वहाँ मार्गदर्शन के लिए वो गाइड भी रखे हैं, स्मारक परिचय भी रखे हैं, यानी फॉरेस्ट गार्ड भी हैं जो वहाँ की सुरक्षा करते हैं। और वहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको असुविधा न हो उनके लिए कुछ पाथवे जैसे बनाए हैं। जैसे भीमबेटका के प्रारंभ में जैसे वो प्रवेश करेगा तो सब दूर घूम के वापस वहीं आ जाएगा, इस प्रकार के पाथवे बनाए ताकि कोई दिक्कत ना पड़े। जगह जगह मार्गदर्शक की पट्टियाँ लगाई हुई है, वहाँ के बारे में जानकारी जगह जगह दी हुई है। जो उत्खनन हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ से शिलालेख जैसे बना रखे हैं, वहाँ लोग पढ़ के वो आ सकते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ ब्रोशर भी तैयार किए भीमबेटका पे, जो विजिटर्स को फ्री बांटते हैं, जो पढ़ने के लिए देते हैं। इस प्रकार वहाँ सुविधाएं बहुत की है। विशेष रूप से पानी की सुविधा जंगलों बहुत कम मिलती है, तो वहाँ पानी की सुविधा रखी है, टॉयलेट की सुविधा रखी है, और अन्य जो चीज़ों की जो सुविधा आवश्यक होना चाहिए वो रखी है। मतलब धीरे धीरे और भी परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने किताब लिखी है हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, तो इस पुस्तक के पीछे, लिखने के पीछे भी आपकी वही वजह होगी, क्योंकि आपने उनका काफ़ी सानिध्य पाया है। क्योंकि ये पुस्तक लिखने का मेरा ये उद्देश्य था कि इतने वर्षों से मेरे संस्मरण थे, अभी तक मैं व्यक्त नहीं कर पाया था, तो सोचा इस बहाने आज कार्यक्रम ऐसा हो रहा है उसमें पुस्तक को बांटी जाए। और मैंने अपने शुरू से अनुभव जो दिए, जो बचपन से ही जब मैं उनके साथ था, जब मैं चित्रकला सीखने जाता था, 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ता था, तब से मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब संस्मरण और उनके साथ जो जगह जगह यात्राएँ की, उत्खनन किए, और उनके साथ जो मुझे गाइडेंस मिला, उसके लिए मैंने इसके अंदर सारी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने अपनी जो PhD के रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, उसमें भी मेरे बारे में विशेष रूप मेंशन किया है कि मैंने उनको बहुत रॉक पेंटिंग स्केच बनाने में उन्हें बहुत सहयोग दिया है। तो आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं कि भीमबेटका जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है, उसे वो क्यों देखें और उससे क्या सीखें? ऐसा भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज तो है, लेकिन है ना, हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। कला के विद्यार्थी हो, सामाजिक ज्ञान की हो, हर किसी की फील्ड के हो, तो वहाँ जाके वो अपने विषय के बारे में जानकारी ले सकता है। तत्कालीन समय की जो जानकारियाँ हैं या जनजीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। चूँकि वहाँ जो देखने पता चलता है कि ये जो कोल लोक कला जो होती है प्रारंभ से चली आ रही है और आज तक चली आ रही है और चलती रही, लेकिन जो राजकीय कला होती है, जो रॉयल आर्ट होती है, वो इतने समय पर आती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब उसके कोई अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे सांची है, खजुराहो, ये तो बन गए, लेकिन ये लोक कला के क्षेत्र जो अखंड है, जो प्राचीन काल से चल रहा है, वो आज तक चला आ रहा है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हम एक बार फिर से आपको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान मिलने पर बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो सतत रूप से आप करते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और हमारे जनमानस के लिए कुछ विशेष सामने लाते रहेंगे। बातचीत करने के लिए व्यास साहब और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब।